नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यदि हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर उस समय देश के प्रधानमंत्री बने होते तो पाकिस्तान नहीं बना होता। उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने एक और कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नेहरू को वीर कहने में कोई गुरेज नहीं होता यदि वो 14 मिनट भी जेल के भीतर सावरकर की तरह रहे होते। सावरकर 14 सालों तक जेल में रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुटकी ली और ये कहा कि राहुल गांधी को भी सावरकर की जीवनी पढ़नी चाहिए। इस बयान के आते ही देश का वामपंथी ब्रिगेड और कांग्रेस पार्टी सावरकर पर टूट पड़ी। वामपंथी इतिहासकार सावरकर को एक कार्य बताते हैं। वो सावरकर के बारे में बस इतना ही बताते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सावरकर कायर थे? आज खबरों की खबर में इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सावरकर कौन थे। दरअसल कांग्रेस और वामपंथी सहित सभी सेक्युलर पार्टियां विनायक दामोदर सावरकर का मूल्यांकन काफ़ी संकुचित दायरे में करती है। सावरकर को वीर सावरकर कहा जाता है। वो सिर्फ वीर ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक और कवि भी थे। कांग्रेस जब अंग्रेजों का सेफ्टी वल्व बनकर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लिया करती थी, जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी और नेहरू का नामो निशान नहीं था, जब कम्युनिस्ट पार्टी हिंदुस्तान ही नहीं बाकी पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुई थी, उस वक्त सावरकर भारत के सैकड़ों क्रांतिकारियों के फ्रेंड, गाइड और फिलॉसफर थे। सावरकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति की आग फैला रहे थे। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांति दल की पहुंच और सक्रियता को वो आम लोगों तक पहुंचा रहे थे, युवकों को क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे। सावरकर दूसरों की तरह पढ़ाई करने तो इंग्लैंड पहुंचे, लेकिन वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर नहीं करके वो बैरिस्टर नहीं बनना चाहते थे। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में पूरे यूरोप में जितने भी वहाँ पे इंडियंस थे उनको संगठित किया। क्रांति का जो लपट जो है वो बेसिकली ब्रिटिश शासकों के दरवाजे तक पहुँचाने का काम सावरकर ने किया। उनकी ही प्रेरणा से मदन लाल ढींगरा हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गया। इसमें कोई शक नहीं कि सावरकर आज़ादी की लड़ाई के प्रथम पंक्ति के क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कोई भी वामपंथी नेता ऐसा नहीं हुआ जो इनकी बराबरी कर सके, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन इतिहास से खिलवाड़ करना और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने वाले गैंग ने इस महान क्रांतिकारी को एक गद्दार साबित करने की जो कोशिश की है, वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कायरतापूर्ण जो है ये रवैया रहा है। वामपंथियों की दिक्कत क्या है? ये हिंदुस्तान में एक ऐसा भी चिंतक नहीं पैदा कर सका जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन सके। आज़ादी के बाद वामपंथी इतिहासकार जिन क्रांतिकारियों को वामपंथी घोषित करने की कोशिश में की है, जैसे कि भगत सिंह, उन सभी ने सावरकर से न सिर्फ प्रेरणा ली बल्कि उसके सीधे संपर्क में थे। दरअसल इंग्लैंड में रहकर सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम की एक ऐतिहासिक किताब लिखी। ये किताब हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों के लिए गीता से कम नहीं थी। सावरकर की किताब आने से पहले लोग सन 57 की क्रांति को महज एक सैनिक विद्रोह मानते थे। कांग्रेस से जुड़े लोगों ने भी देशवासियों को यही समझा रखा था कि ये कुछ सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन इस किताब के जरिए सावरकर ने दो प्रमुख बातें बताई। पहला ये कि 1857 में जो कुछ हुआ वो दरअसल आज़ादी की पहली लड़ाई थी, और दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाया जा सकता है। उन्होंने इस किताब में 1857 में हुई गलतियों को चिन्हित किया और ये बताया कि अगर ये गलतियां नहीं होती तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ जाता, हमें आज़ादी मिल जाती, हमें गुलामी से मुक्ति मिल जाती। नोट करने वाली बात यह है कि इस किताब में उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एकजुट नहीं होंगे तब तक आज़ादी नहीं मिल सकती है। वो कभी भी
विभाजन के पक्ष में नहीं थे, वो अखंड भारत चाहते थे। इस बात को बाबा भीमराव अंबेडकर भी कई बार कई जगहों पर लिख चुके हैं। लेकिन विडंबना ये है कि वामपंथी इतिहासकारों और ये कांग्रेसी चाटुकार एकेडमिक्स, इन लोगों के झांसे में आकर के कुछ अभी भी बहुत सारे मीडिया एक्सपर्ट जो है उनकी बातों को गलत बातों को सही मानते हुए ये कहते हैं कि सावरकर ने 2 नेशन की थ्योरी दी थी। जो व्यक्ति अखंड भारत चाहता है वो 2 नेशन थ्योरी का प्रोपोनेंट कैसे बन सकता है? ये बात, ये प्रोपेगेंडा, ये कैसे लोगों को समझ में नहीं आता है, मेरी समझ से बाहर है। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो बेसिकली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में जो है जितने भी विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई। लंदन में वो 10 मई 2007 में लंदन के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। 1909 में सावरकर की किताब तैयार हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की किताब को छपने से मना कर दिया, पूरी तरह से बैन लगा दिया। किसी प्रकार गुप्त रूप से ये हॉलैंड में प्रकाशित हुई, इसकी कॉपी फ्रांस पहुंच गई। यूरोप से भारत आने वाले युवक के द्वारा ये किताब को लाना एक अपने आप में उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी काम हो गया था। इसका दूसरा संस्करण जर्मनी में भीकाजी कामा ने प्रकाशित किया था। इसके साथ ही मिलकर सावरकर ने देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था जर्मनी में। भगत सिंह ने वीर सावरकर की इस किताब का तीसरा एडिशन छपवाया था हिंदुस्तान में। संगठन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये किताब की कीमत जो है कुछ ज़्यादा रखी थी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा रत्नागिरी जाकर वीर सावरकर से मुलाकात की थी और उनसे ये पुस्तक को छपवाने की अनुमति ली थी। इस किताब को देशभक्त लोग ढूंढ ढूंढ कर गीता की तरफ पढ़ते थे। न जाने कितने उस जमाने के जो यंग लोग जो थे वो इस किताब को पढ़कर जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों के सावरकर हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। एक और बात जो सावरकर के बारे में काफ़ी मशहूर है कि वो यूरोप में रह करके फ्री इंडिया सोसाइटी का उन्होंने स्थापना की थी, जहां वो पूरे जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे उनको इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से जोड़ने का वो काम किया करते थे। यही वजह है कि सावरकर ब्रिटिश सरकार के आंखों में जो है वो चुभने लगे थे, इसलिए उन्हें एक हत्याकांड में फंसाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर उन्हें समुद्री जहाज से भारत लाया जा रहा था। लेकिन फ्रांस के पास एक पोर्ट है मसाई, वहाँ पे जब ये जहाज़ गुजर रहा था तो ये वहाँ से वो समुद्र में ही वो छलांग मार करके वो किनारे पे वो भागने में कामयाब रहे थे। लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और फिर बाद में उन्हें अंडमान का जो सिल्वर जेल है वहाँ भेज दिया गया। कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकार क्या ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में वैसा कौन सा दूसरा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको 2-2 उम्र कैद यानी 50 साल की सज़ा मिली हो, वो भी बिल्कुल कैद बामुशक्कत। वो कोई इसका पैरेलल नहीं है। सिल्वर जेल में वो उन्हें एक काल कोठरी में बंद किया गया। नोट करने वाली बात यह है कि इस जेल में उनके भाई भी बंद थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इस तरह से उनको कैद में रखा गया था। जेल के दस्तावेज बताते हैं कि सावरकर को सबसे खतरनाक कैदी माना गया था। उन्हें घोर यातनाएं दी गई। सावरकर को यह समझ में आ गया था कि अगर वो बाहर नहीं आए तो उनका जीवन पूरा जेल में ही, काल कोठरी में ही बीत जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो जेल से बाहर निकलने का वो रास्ता जो वो ढूंढने लग गए। तो कहीं भी कुछ भी होता है तो आप जानते हैं कि जो कानूनी तरीका होता है कई सारे लोग जो है उसको अपनाते हैं, और इसी तहत जो है उन्होंने बाकायदा वो चिट्ठी लिखी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति का लाभ उठाकर जेल से बाहर आने के लिए ब्रिटिश सरकार के नाम जिस पत्र को छोटे दिमाग के लोग माफीनामा बताते हैं, उन्हें इस पत्र पर ब्रिटिश सरकार की गोपनीय टिप्पणी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी लिखने के बाद उसका जो रिकमेंडेशन गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस चिट्ठी के ऊपर अपना एक रिपोर्ट उन्होंने दिया। वो अपने ही उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि सावरकर की ओर से ऐसे कई पत्र आने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा क्यों नहीं किया। वो एक लेटर नहीं था, बहुत सारे लेटर्स उन्होंने लिखे, लेकिन फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। उनका लक्ष्य जेल में सड़कर मरना नहीं,
बल्कि एन के इन प्रकारेण बाहर निकलकर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस तरह की चिट्ठियां बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखा है, लेकिन हम उन्हें कायर या गद्दार नहीं कहते हैं और कहना भी नहीं चाहिए। जो लोग इस चिट्ठी को क्षमा याचना बताते हैं और इसे एक साक्ष्य सबूत के तौर पर पेश करते हैं और उनके योगदान पर काली पोतने की नीचता करते हैं, वे इतिहासकार, वो एनालिस्ट, वो पत्रकार, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग, ये लोग कभी नहीं बताएंगे कि महात्मा गांधी ने सावरकर के बारे में क्या लिखा और क्या बताया। 8 मई 1921 को यंग इंडिया में गांधी जी खुद लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अगर भारत इसी तरह से सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये 2 निष्ठावान पुत्र, सावरकर और सावरकर के बड़े भाई, जो दोनों काला पानी में थे, वो सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे। एक भाई, मतलब विनायक दामोदर सावरकर के बारे में वो लिखते हैं, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लंदन में उनसे भेंट करने का सौभाग्य मिला था। वे बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं और वे क्रांतिकारी हैं। और इससे भी बड़ी बात, ये सब कुछ वो खुल्लम खुल्ला करते हैं, छुपाते नहीं हैं। गांधी जी आगे लिखते हैं कि मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने मुझसे पहले ही देख लिया था। अब आप समझिए कि गांधी जी जिस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे थे, गांधी जी स्वयं लिख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमने उन्होंने देखा ब्रिटिश सरकार के बारे में, वो पहले ही वो समझ चुके थे। और गांधी जी ने आगे लिखा कि आज भारत को अपने देश को दिलो जान से प्यार करने के अपराध में वे काला पानी भोग रहे हैं। ये बातें किसकी लिखी हुई हैं? महात्मा गांधी की। और ये ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं जो सावरकर को कायर बता रहे हैं, तो उनको तो गांधी जी की ये बातें समझ में आनी चाहिए। डेट भी बताया मैंने, ये सारे के सारे नेशनल आर्काइव्स में जो है गांधी जी का ये जो न्यूज़पेपर है वो पड़ा हुआ है। वहाँ जाकर के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये तो गांधी जी की बात है। अब कुछ और बातें मैं बताता हूँ। उस वक्त देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी एक बात को ब्रिटिश सरकार बहुत गंभीरता से ले रही थी। गांधी जी की अपनी फिलॉसफी थी, वो विद्रोह और क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार से सावरकर की रिहाई की तो अपील कभी नहीं की, लेकिन वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल और बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने के शर्त पर सावरकर की रिहाई की मांग लगातार कर रहे थे। जिन लोगों को ये गद्दार अभी बता रहे हैं जो लोग, उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो गद्दार होते तो सरदार पटेल और बाल गंगाधर तिलक उनकी पैरवी क्यों कर रहे होते। इस दबाव की वजह से ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की सज़ा खत्म कर दी। उन्हें रिहा तो किया, लेकिन उन्हें रत्नागिरी से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। बस इतना ही हुआ। अब ये जो संकुचित मानसिकता वाले वामपंथी इतिहासकार और लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये साबित ये करना चाहती है कि सावरकर डरपोक और गद्दार थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली और ये माफ़ी की बात जो है ये लोग उसका प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांग ली। हकीकत क्या है? हकीकत बस इतनी सी है कि सावरकर ने जो कैदियों को जो फैसिलिटीज़ मिला हुआ जिसके जरिए वो अपनी रिहाई करवा सकते हैं, बस उसका उपयोग किया। ये ठीक उसी तरह से है कि जिस तरह से दूसरे स्वतंत्रता सेनानी कोर्ट के जरिए खुद पे लगे आरोपों से मुक्त होते थे। भाई कोई आदमी कोर्ट में जाता है तो वो अर्जी ही लगाता है ना, उस सरकार को अर्जी लगाता है कि मैं निर्दोष हूँ। तो क्या कोर्ट में जिन लोगों ने खुद को बेगुनाह बताया वो भी डरपोक और कायर थे? इन कांग्रेसियों और वामपंथी इतिहासकारों से यह भी पूछा जाना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी नेता जेल गए, क्या उन्होंने पूरी सजा काटी थी? क्या एक आदमी का नाम बता दीजिए, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, या कोई भी हो। इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। तो फिर ये लोग बिना पूरी सजा काटे हुए जेल से बाहर कैसे आ जाते थे? तो कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके, कोर्ट के जरिए, कहीं से कुछ तरीके से। तो फिर क्या इन सबको जो है कायर और गद्दार बताया जा सकता है? दरअसल ये वैचारिक दरिद्रता का जो है, ये इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण जो है वो मिल नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की कि ये लोग झूठ पे झूठ, एक तो सबसे बड़ा झूठ कि ये कहते हैं कि भाई ये 2 नेशन थ्योरी जो इन्होंने प्रोपाउंड की। अरे भाई, जो आदमी अखंड भारत का पैरवी करता है वो कैसे कह देगा कि भाई
पाकिस्तान बना दो। और ऐसा नहीं है कि सावरकर ने माफ़ी मांग ली और घर आकर के बैठ गए या अंग्रेज़ों को गुणगान में किताब लिखने लग गए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया। हकीकत यह है कि उन्हें रत्नागिरी में जो है बिल्कुल जो उनको बाहर जाने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन ये स्थानबद्धता का काल जैसे ही समाप्त हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी नेताओं ने इन्हें अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन सावरकर ने हिंदू महासभा को चुना। याद रहे, हिंदू महासभा उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का हिस्सा थी। अभी जो गाली देते हैं ये उनको पता होना चाहिए, ये सच्चाई जो छुपा कर रखते हैं लोगों को, कि उस दौरान हिंदू महासभा कांग्रेस का एक हिस्सा था। ये बातें पत्राचारों और दस्तावेज में दर्शित है। ये सारी के सारे दस्तावेज जो है नेशनल आर्काइव्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब कोई आँखें बंद करके अंधा बन जाए तो इसमें किसी और का क्या कसूर है। सावरकर के योगदान को एक वीडियो में समेटना तो असंभव काम है। वैसे ही ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मूल बात जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हर स्वतंत्रता सेनानी के प्रति पूरे देश को श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के हों। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेसियों और वामपंथियों की वजह से भारत की राजनीतिक पतन वो ऐसे पॉइंट तक चला गया है, इस बिंदु तक पहुंच गई है कि ये स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने में भी राजनीति करते हैं। किस पार्टी का है नहीं है, ये बेसिकली बौनापन है। वैचारिक खोखलापन की वजह से ये सब इकबाल और सर सैयद के कसीदे तो खूब पढ़ते हैं, अच्छी बात है पढ़ें, लेकिन सावरकर का नाम सुनते ही इनके शरीर में जो है वो खुजली होने लगती है। उनके खिलाफ जो है जमकर जहर उगलने लगते हैं। इनकी पतन का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2003 में संसद में जब वीर सावरकर की तस्वीर लगाई जा रही थी, तब सोनिया गांधी ने कुछ वामपंथी इतिहासकारों के बहकावे में आकर उन्होंने उसका विरोध किया था। मतलब ये गांधी, तिलक, बोस, इन सब से जो है सरदार पटेल, इन सब से ज़्यादा अक्ल है सोनिया गांधी में, कि जो लोग उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे, एक वीर योद्धा बता रहे थे, वीर बताते थे, उनको ये गद्दार बता रही हैं। वामपंथी इतिहासकार झूठ को बार बार दोहराकर इसे सच साबित करना चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का सावरकर विरोध तो सरासर मूर्खता है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने मई 1970 में सावरकर पर एक डाक टिकट जारी किया था और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की सराहना की थी। अब इंदिरा गांधी ने भी इसकी सराहना कर दी, सावरकर को महान बता दिया। तो यही फ़र्क है, इंदिरा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, गांधी, तिलक और आज के बौने बिल्कुल लिलीपुटियन कांग्रेस लीडरशिप में। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम डाल रहे हैं, वो आप तक सीधे पहुँचे। धन्यवाद।